बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज का दिन नाज़रीन बहुत ही ख़ास है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, जिसमें से एक बड़ी वजह बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। जो नगमा भी आप सुन रहे थे, ये नगमा महज एक खिराज अकीदत नहीं है, बल्कि उस नज़रिए की याद दहानी है जिस पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। कि आज का दिन ख़ास होने की बहुत सी वजूहात हैं और एक बड़ी वजह यह भी है कि आज क्रिसमस है जनाब। तो मसीही बरादरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में तो मना ही रही है सेलिब्रेशन भरपूर तरीके से। तो कहाँ पर क्या हो रहा है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान रुख कर लेते हैं मुल्तान का इशाल, जहाँ पर सेलिब्रेशन वहाँ पर भी मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान में भी मुल्क भर की तरह मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। तो इस मौके पर CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से भी पुलिस लाइन में खसूसी तकरीब का इनाकाद किया गया है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ दीगर जो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। तो CPO मुल्तान ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा है, खाने में शिरकत भी की है। तो सादिक अली डोगर का ये कहना था कि क्रिसमस के मौके पर शहर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत ही ऐसे इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं, चाहे वो मसीही बरादरी हो उनके लिए भी, क्योंकि हमारे कायद ने यह कहा था कि अक़लियतों के लिए भी ये मुल्क उतना ही सेफ और सिक्योर होना चाहिए जितना कि मुसलमान बरादरी के लिए। तो क्यों ना उनसे आसिफ बलोच से बात कर देते हैं। आसिफ बलोच बताएगा कि कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही हैं और कितनी। अच्छा, आसिफ बलोच से भी जानते हैं, बाकी अपने नुमाइंदगान को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे बहावलपुर से जावेद चौधरी और देपालपुर से शहजाद वट्टू होंगे, चनाब नगर से हमारे साथ फयाज अहमद फैजी होंगे, फिर इस्लामाबाद से हमारे साथ एहतशामुल हक होंगे। तो अब आप आसिफ बलोच से बिल्कुल, आसिफ बलोच से पहले जानते हैं मुल्तान में आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर चर्चेज़ में कितनी गहमा गहमी है, कितनी रौनक है, इंतज़ामात कैसे हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, मसीह बरादरी जो है, वो कितनी मुतमईन दिखाई दे रही है इन इंतज़ामात से? जी बिल्कुल, दुनिया भर के तान में भी और पूरे पाकिस्तान में आज जो मसीह हैं वो क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। दुआया तकरीबात भी हो रही हैं और इसी हवाले से मुल्तान पुलिस ने एक बड़ा ऐसा इकदाम किया है और मुल्तान मिसाक सेंटर यहाँ पर जो है पुलिस लाइन में CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने तमाम मज़ाहिब, खसूसन जो यहाँ पर क्रिसमस के हवाले से एक बैनुल मज़ाहिब मैसेज देने के लिए यहाँ पर तकरीब का इनकाद किया गया, जहाँ पर क्रिसमस के हवाले से केक भी काटा गया और जो यहाँ पर मसीह बरादरी थी उनको खाना भी खिलाया गया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। CPO साहब, बहुत अच्छा एक इकदाम है, मसीह बरादरी हमेशा से ही मुल्तान में बड़ी पॉजिटिव रही है, क्या कहेंगे? आज बड़ा दिन है और इस हवाले से आपने भी तकरीब का एहतमाम किया। बेसिकली मेरी तरफ से मुल्तान पुलिस की तरफ से मसीही बरादरी को मैरी क्रिसमस। आज का प्रोग्राम उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए हमने अरेंज किया था। इनके आज की रात के प्रोग्राम है 25 से लेकर 31 दिसंबर तक मुख्तलिफ पैगाम उनके हैं। उन तमाम प्रोग्राम्स को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनके चर्चेज़ में, इनकी कम्युनिटीज़ में, इनकी पार्क्स में, हर जगह पे हमने पुलिस तैनात की है। और मैं श्योरिटी देता हूँ अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कि अपनी इबादत में भरपूर तरीके से ये शरीक हूँ और इनको तहफ़्फ़ुज़ देना मेरे ईमान का हिस्सा है। इंशाअल्लाह हम जो इस्लामी तालीमात हैं उसके हवाले से माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनके प्रोग्राम को सिक्योर करेंगे। बहुत शुक्रिया। पास हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? आज एक तकरीब सजाई गई CPO मुल्तान की जानिब से और आज का कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? ठीक है, शुक्रिया आसिफ बलोच, आप हमें मुल्तान के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब बहावलपुर का रुख करेंगे, जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जावेद चौधरी से जानते हैं कि बहावलपुर में क्रिसमस त्यौहार को किस तरह से मनाया जा रहा है। जी जावेद चौधरी बताइएगा। गुड मॉर्निंग जुनेद एंड इशाल। आज मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी क्रिसमस का त्यौहार जो है भरपूर मजहबी अकीदत और जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकजी सेंट डोमिनिक चर्च में। मेरे साथ जो मसीह बरादरी के फादर साहबान और जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो अपनी खुशियाँ किस तरह मना रहे हैं, इस त्यौहार को किस तरह मना रहे हैं। जी फादर जी। क्रिसमस खुशियों भरा त्यौहार है और इबादत का जो सिलसिला है वो क्रिसमस से 4 हफ्ते पहले हम शुरू करते हैं तैयारी, इबादत की तैयारी। और फिर 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक हमारा 9 दिन का नवीना होता है ख़ास इबादत का। और 24 की रात को हम आधी रात की इबादत 11 बजे शुरू करते हैं और इबादत करते हुए हम नए दिन का आगाज़ करते हैं। और इबादत के आखिर में फिर हम केक भी काटते हैं। और फिर 25 दिसंबर को हम जो ये हमारा चर्च है यहाँ
10 बजे के करीब अपनी इबादत करते हैं और इस इबादत में हम पाक कलाम से, बाइबल मुकद्दस से तिलावतें करते हैं, क्रिसमस के हवाले से गीत गाते हैं और पैगाम दिया जाता है और फिर मुल्क की सलामती के लिए भी दुआएं की जाती हैं। जी फादर, आप बताएं कैसे तहफ़ हैं आज बहुत के दिन शुक्रिया। के हवाले से? हमारे साथ जावेद जावेद चौधरी मौजूद थे और बहावलपुर की सूरत हाल से हमें बता रहे थे। मरकज़ी चर्च है वहाँ का, जहाँ पर इस वक्त वो पादरी से गुफ्तगू भी उन्होंने की है वहाँ के चर्च के, और बता रहे हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन यहाँ पर जारी हैं। रुक कर लेते हैं दीपालपुर का, और शहजाद वट्टू वहाँ पर मौजूद हैं। और मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी क्रिसमस की रंगीनियाँ देखी जा रही हैं। दीपालपुर में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जो कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बल्कि मनाया जा रहा है। तो मसीह बिरादरी की क्या जज्बात हैं, कितने वो खुश हैं, इंतजाम से कितने मुतमईन हैं और सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं, बताइएगा शहजाद वट्टू, क्या सूरत हाल है दीपालपुर में? आज दीपालपुर में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोशो जज्बे और मजहबी तरीके के साथ मनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद काटी की तकरीबात भी होगी, जबकि मुल्क की सलामती और अमन व अमान के हवाले से खुसूसी तौर पर दुआएं भी की जाएंगी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शहर के तमाम गिरजाघरों और मसीह आबादियों और अहम शहरों, गली मोहल्लों को पुलिस की अजाफी नफरी जो है ना वो तैनात कर दी है, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी और वाक थ्रू गेट भी निस्ब कर दिए गए हैं। जबकि मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखने के लिए जिले इंतजामिया की जानब से सादा लिबास एहलकार भी ड्यूटी पर जो है महमूर दिखाई दे रहे हैं। जबकि सेफ सिटी के कैमरों के जरिए भी मुसलसल जो है ना मॉनिटरिंग की जा रही है। क्रिसमस की तकरीबात के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए जो है ना फौरी रिस्पांस टीमें भी अलर्ट कर दी गई हैं। जबकि मसीह बरादरी की सिक्योरिटी इंतजाम और इत्मीनान का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे का शुक्रिया भी करते दिखाई दे रहे हैं। और मसीह बरादरी काफ़ी जो है ना पुरजोश दिखाई दे रही है और अमन भाईचारे के साथ क्रिसमस डे जो मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो है ना मसीह बरादरी के रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो आज के हवाले से क्या पैगाम देंगे। जी सर, सबसे पहले नंबर पे तो क्रिसमस डे के आपको बहुत बहुत मुबारक, और आज के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? हम ये पैगाम देंगे कि क्रिसमस मैरी क्रिसमस है, जिसमें हमारे खुदावंद यसुह मसीह आज पैदा हुए, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और इस दिन को मनाने के लिए हमारी मौजूदा हुकूमत पंजाब ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। इसमें सहाफ़ी बरादरी, इसमें मुख्तलिफ अदारों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया। इसमें खासतौर पर मरियम नवाज़ साहबा को हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत तेज़ किए, मिनार्टी कार्ड का इजरा किया और उससे सस्ता बाजार लगाया, जिसमें हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। और इस क्रिसमस के रौनक को दोबारा करने के लिए मरियम नवाज़ साहबा ने ख़ास तौर पर जो ऐलान किया है कि इस साल को जो क्रिसमस का साल है साल मनाया जाए, जिसकी वजह से हमारे साथ जो हमारे मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, एसी साहबान, उलमा हजरात, सहाफ़ी साहबान और जितने भी हमारे मसाजिद के उलमा हजरात हैं वो हमारे साथ केक कटिंग कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हम मुस्लिम मसीह इत्तेहाद यकजहती का इजहार हो रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं। और मरियम नवाज़ को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने मसीह लोगों के लिए मैरी क्रिसमस को इस्टेब्लिश किया, जिसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। इसके अलावा हम रमेश अरोड़ा साहब जो कि हमारे सूबाई वजीर हैं, उनकी मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे दीपालपुर से शहजाद, और इसी तरह से जावेद चौधरी ने बहावलपुर, आसिफ बलोच ने मुल्तान की सूरत हाल से, और अरीबा ने हमें बताया कि लिबर्टी चौक में जो सबसे बड़ा एक क्रिसमस ट्री लगाया गया है बहुत ही ज़बरदस्त है। इंतज़ामात बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्रिसमस बरादरी ना सिर्फ हम जो मसीह बरादरी है वो क्रिसमस के त्यौहार पर बहुत खुश दिखाई दे रही है, बल्कि मुतमईन भी है जो इंतज़ामात हैं। तो और ये यकीनी तौर पर कायद आज़म का भी यही पैगाम था तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी रंग मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो पाकिस्तानी सबसे पहले हैं। और यकीनी तौर पे हमें अपनी अक़लियती बरादरी का उसी तरह से ख्याल रखना है जिस तरह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स का रखते हैं, ये उनका हक़ है। बिल्कुल जी, और आज उसी जोशो खरोश के साथ पूरे पाकिस्तान भर में ये त्यौहार आ रहा है। और साथ ही साथ आज क्योंकि बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश भी है, तो उसको भी उसी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और ये दिन हमें उस अजीम रहनुमा की याद दिलाता है जिसने बरसगीर के मुसलमानों को सिर्फ आज़ादी की उम्मीद नहीं दी, बल्कि उन्हें एक वाज़े नस्बुल ऐन भी अता किया था। और अभी जो नगमा भी हमारी फोर्सेस की जानिब से जारी किया गया, उस नगमे के अंदर भी उनकी
के उस अहद को दोहराया गया है और ये यकीन दहानी दिलाई गई है एक बार फिर से, और कहा गया है कि हम उस अहद को और उस प्रॉमिस को जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी कौम के साथ करके गए, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसको एक कामयाब पाकिस्तान और कामयाब रियासत के तौर पर मनवाना उनका एम था, तो इसी तरह से अब आने वाले दिनों में वो ये जो हमारे हाथ में देकर गए हैं ये जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को निभाने का भी वक्त है। तो आज तजदीद अहद का दिन भी है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के दिन, कि हम ये वादा करें इंडिविजुअली भी, हम ये अपने आप से अहद करें, बहैसियत कौम भी अहद करें कि हमने किस तरह से इस मुल्क की किस्मत को संवारना है। बिल्कुल, और इशाल सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि जिस चीज़ की तलकीन आप कर रहे हो आपकी अपनी शख्सियत के अंदर भी वो आदतें, वो अच्छाइयाँ, बिल्कुल वो सब कुछ पाया जाए तो ज़्यादा उसकी अफादियत बढ़ जाती है। और ये चीज़ हमने कायदे आज़म की ज़िंदगी के अंदर देख रही है। उनकी ज़िंदगी में जो काबिलियत, उसूल पसंदी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म था, वो ऐसी दास्तान है जिसकी मिसाल तारीख़ में कम ही मिलती है। तो उसी चीज़ को आज ना सिर्फ हम याद करेंगे, रिवाइव करेंगे, बल्कि हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे। फ़ाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद फ़ाद अली काज़मी, रिसर्च स्कॉलर। फ़ाद भाई आपको वेलकम कहेंगे। थैंक्स अ लॉट जी। हम बहुत से तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं, कोई केक काट रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं, तकारीर हो रही हैं, उनके अक़वाल दोहराए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हम क्या करें जिससे सही मानों में कायदे आज़म की रूह को भी खुशी पहुँचे, तस्कीन पहुँचे, और सिर्फ बातों के हद तक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सवाल है। असल में बात तो यही है ना कि आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे इकबाल ने भी यही कहा था कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ डीड, इट इज़ नॉट अ बुक ऑफ आइडियाज़। तो अमल की किताब है कुरान हकीम, अमल की किताब है। तो आप जब भी किसी बड़े लीडर की बात कर रहे हैं, किसी बड़े रहनुमा की बात कर रहे हैं, दोहराना भी ज़रूरी है उनकी थॉट्स क्या थी, मगर अपनाना शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना हम नहीं पा रहे। अभी आपके साथ हम पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर क्रिसमस की तैयारियां भी देख रहे थे, और मुझे कायदे आज़म का वो विज़न याद आ रहा था। कायदे आज़म ने 11 अगस्त की फेमस उनकी स्पीच है, उसको बहुत मिसकोट भी किया जाता है और उसकी ट्रू स्पिरिट भी अंडरस्टैंड नहीं की जाती। कायदे आज़म ने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स। अ टाइम विल कम व्हेन अ मुस्लिम विल सीज टू बी अ मुस्लिम, a Christian will cease to be a Christian, not in the religious sense but in a political sense. वो एक ऐसी कौम को बना रहे थे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एंड दिस वाज इन लाइन विद द ट्रीटी ऑफ मदीना। सरकार दो आलम ने जो मीसाक मदीना किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मदीना शरीफ आते ही एक ट्रीटी, एक मीसाक किया था विद द जूइश कम्युनिटी, और आपने मुसलमानों और जूस को इक्वल राइट्स दिए थे। तो ये मुमलिकत खुदादाद जिसको कायदे आज़म ने अल्हम्दुलिल्लाह वाकई उन्होंने बनाया, क्रिएट किया, इसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स को अगर हम हार्म कर रहे हैं तो कायदे आज़म हमसे खुश नहीं होंगे, कायदे आज़म की रूह ज़ख्मी होगी। हर वो तबका जो कमज़ोर है, अगर आप कमज़ोर तबके के ख़िलाफ़ खड़े हैं, आप कायदे आज़म के ईथॉस के ख़िलाफ़ खड़े हैं। कायदे आज़म ने ये जो पूरी स्ट्रगल की है, ये रूल ऑफ लॉ के ज़रिए की है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ब्रिटिश राज के अंदर रहकर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर मुसलमानों के लिए एक राह निकाली। आई थिंक ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है। यानी एक होता है ना, आप एजुटेशन करते हैं, धरने करते हैं, डायरेक्ट एक्शन करते हैं। कायदे आज़म की लाइफ के अंदर वो चीज़ें आपको कम नज़र आएंगी। उधर आपको कानून के ज़रिए पार्लेज, डायलॉग्स, कॉन्वर्जेशंस, कन्वेंशंस, तो गोरे के साथ जो आपकी पूरी वो एक फ्रेमवर्क है, या कांग्रेस के साथ जो फ्रेमवर्क है, वो डायलॉग के ऊपर। कहते हैं ना कि तारीफ वो जो दुश्मन भी करने पर मजबूर है। एब्सोल्युटली। कायदे आज़म के तो वो सभी मोतरफ थे, गांधी जी उनकी तारीफ करते बेशक बेशक। ये जो हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि अक़लियतों के ऊपर उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हुकूक़ के लिए जो इतना ज़ोर दिया है, उसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी है फ़ाद भाई कि हम खुद भी तो अक़लियती थे जी। जब हम बड़े सगीर में माइनॉरिटी के अंदर थे, जो पूरे बड़े सगीर के अंदर जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद बनी, वो भी तो यही वजह बनी कि हमारे साथ जो रवैया था वो इंतहाई गैर इंसानी था और वो इंसाफ पर मबनी नहीं था। तो जब उन्होंने खुद अपना मुल्क बना लिया जहाँ पे हम अक्सरियत में हैं और वो अक़लियत में हो गए बाकी मज़ाहिब, तो फिर उनके हुकूक का एब्सोल्युटली पासदारी भी तो बेशक बेशक। और देखें, ये हमारी रिलीजियस जिम्मेदारी भी है। इट इज़ अ रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आजकल के जो हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। और मैं एक बड़े तनाजुर के अंदर भी बात कर रहा हूँ कि कायदे आज़म स्टूड फॉर डायलॉग।
आज हमारे मुल्क के अंदर जब इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्या हम डायलॉग के लिए तैयार हैं? क्या हम एक एक इंच पीछे हट के फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पाकिस्तान हम अपनी स्टेटेड पोजीशन से एक इंच पीछे हटें फॉर पाकिस्तान? क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम? क्योंकि कायदे आज़म ने तो कांग्रेस के लीडर्स के साथ भी डायलॉग्स किए, उन्होंने तो ब्रिटिश राज के नुमाइंदों के साथ भी डायलॉग किए। हम एक कौम है, हम पाकिस्तानी हैं, क्या हम पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए डायलॉग करना चाहते हैं? बिकॉज इन दिस डे एंड एज हमें ग्रैंड डायलॉग की भी ज़रूरत है। पॉलिटिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन की तरफ मुल्क को ले गई हैं। ये पोलराइजेशन इन द लॉन्ग रन मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी कायदे आज़म की स्पिरिट से हमने ड्रॉ करना है। बिल्कुल फाद भाई, इस तरह के लीडर कहते हैं सदियों में पैदा होते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान को उस तरह का लीडर नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी क़यादत को, हमारी लीडरशिप को ऐसे कौन से असूल अपनाने होंगे कि कायदे आज़म की राह पर चला जा सके या फिर उनको किसी हद तक हम फॉलो कर पाएँ? क्योंकि जो जिदोजहद उन्होंने दिखाई, जो मुस्तकिल मिजाजी उन्होंने दिखाई और जो विजन उनका था, आज हमें उसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी कमी को किसी हद तक पूरा किया जा सकता है। वो कौन से असूल हैं, वो कौन सा रास्ता है जो अपनाना? देखिए, मल्टीपल असूल हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कायदे आज़म एज अ पॉलिटिशियन, आप देखें कि जब वो गवर्नर जनरल बने हैं तो जो खर्चे वो अपनी ज़ात के ऊपर कर रहे हैं वो उसको अपनी ज़ात से पे कर रहे हैं। पब्लिक मनी और प्राइवेट मनी को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि जो काम पब्लिक मनी से होना है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और पब्लिक के लिए होना है, पब्लिक एट लार्ज की वेलफेयर के लिए होना है, ज़ात के ऊपर नहीं होना। तो आज के पॉलिटिशियंस को, आज के वो लोग जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में हैं, क्या वो ये कर पाते हैं कि पब्लिक मनी मेरी ज़ात के ऊपर ना लगे? यानी कायदे आज़म की तो ऐसी कहानियाँ भी हैं कि अगर अपनी पसंदीदा डिश उनके शेफ़ ने बनाई है तो पूछ रहे हैं कि ये पैसे किसने दिए हैं, और अपनी पॉकेट से दे रहे हैं वो पैसे। ज़ियारत के अंदर, प्रेसिडेंसी के अंदर अगर लाइट्स ज़्यादा ऑन है तो ऑफ कर रहे हैं। अपनी जो तनख्वाह है वो सिर्फ ₹1 है, 1 rupee ओनली, इट वॉज अ सिम्बॉलिक काइंड ऑफ अ सैलरी। तो वो पब्लिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्रोटेक्ट करना। अच्छा, ये जो फाद भाई चेंज उनकी शख्सियत के अंदर या एक डायमेंशंस हम देखते हैं, जब वो एज ए बैरिस्टर या लॉयर किसी की वकालत के लिए जाते हैं तो उस वक्त का सबसे ज़्यादा मुआवजा तलब करते हैं, और जब वो किसी अवामी ओहदे पर आते हैं तो वो इस तरह से एक एक चीज़ का ऑस्टेरिटी अपना लेते हैं। तो ये उनकी शख्सियत का हिस्सा था, प्लान था, या फिर वो रिवाइवल था, वो तब्दीली आई उनको जब जिम्मेदारी मिली? तब्दीली नहीं है, वही पर्सनालिटी मैनिफेस्ट हो रही है ना, एक रोल बदल गया है। मैं ज़ात के अंदर तो महंगी तरीन, आपको पता है कायदे आज़म के सूट्स बहुत महंगे होते थे जी। कायदे आज़म के लिए उनका जो पूरा लाइफस्टाइल था वो बड़ा ही खूबसूरत लाइफस्टाइल, बड़ा लग्जूरियस लगता, बहुत लग्जूरियस था। और उन्होंने घर बनवाया तो शानदार, उस दौर में 92 लाख रुपया बॉम्बे के उस घर पे लगे, बेस्ट चीज़ें आई। लेकिन ज़ात के ऊपर पैसे, ज़ाती रिसोर्सेज से उन्होंने कमाए थे वो पैसे। लेकिन जब आप एक कौम के लीडर बने और वो कौम एक ऐसी कौम है या वो मुल्क एक ऐसा कौम है जो नौज़ायदा है, वो भी गरीब मुल्क है, उसके रिसोर्सेज को क्या मैं अपने ज़ाती शौक़ के लिए, ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, ज़ाती दिलचस्पियों के लिए क्या मैं यूज़ करना शुरू कर दूँ? कायदे आज़म ने ये नहीं किया। यानी वो सेम आदमी है, कोई चेंज नहीं है, वो सेम आदमी है। जब वो एक रोल में है तो वो एक दूसरी तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज उस रोल का तकाजा कुछ और है। जब वो हेड ऑफ द स्टेट बन रहा है तो वो रोल बिल्कुल फ़र्क है, और वो ये रियलाइज़ कर रहा है कि अब वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो मैं अपनी ज़ात की हद तक अफोर्ड कर सकता हूँ, कौम के लिए कौम अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उन्होंने उसको तर्क कर दिया, ऑस्टेरिटी। और देखें, कायदे आज़म ने जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है जो आज तक किसी ने दिया है, स्टैनले वॉलपर्ट, बहुत बड़ा एक मौर्रिख, बायोग्राफर, उसने बहुत से लीडर्स की बायोग्राफीज़ लिखी, पड़ोसी मुल्क में गांधी जी के ऊपर लिखी, नेहरू के ऊपर लिखी, कायदे आज़म के ऊपर लिखी, और उसने एक ट्रिब्यूट दिया। उसने कहा कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तारीख के धारे को बदलते हैं, दुनिया में और बहुत ही कम लोग होते हैं जो कोई ज्योग्राफिकल चेंज क्रिएट करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो एक नेशन स्टेट बनाने की पोजीशन में आते हैं। कायदे आज़म ने ये तीनों काम किए, हिस्ट्री को मोड़ दिया,
जोग्राफिकल चेंज क्रिएट की, एक नेशन स्टेट की बुनियाद रखी। दुनिया में शायद आपको कोई दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मिलेगा जो ये तीनों काम साइमल्टेनियसली करता है, एजिटेशन की पॉलिटिक्स से नहीं करता, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए वो स्ट्रगल करता है। ये उनकी शख्सियत ही थी कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को गिराने में या उनसे अपनी बात मनवाने में जिस तरह से उन्होंने कोशिशें और जिद्दोजहद, उनकी वो कामयाबी उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। वो ना डरते थे, ना झुकते थे और ना ही किसी परेशानी से परेशान हो जाते थे। वो उनकी मुस्तकिल मिजाजी ऐसी थी कि जो हमने उनकी बीमारी की हालत में भी देखी। जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, उस वक्त जिस शदीद बीमारी का सामना कर रहे थे, उसके बावजूद वो लर्जे नहीं है, कांपे नहीं है, रुके नहीं है। और ये जिस आज़ाद फिजा में आज हम सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। बहुत सारे नाकदीन तो ये भी कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी इस मुल्क को इस जगह को 2 हिस्सों में बांटने की, लेकिन वो दूरअंदेशी जो उनके अंदर थी वो शायद उन जो नाफहम लोग हैं उनके अंदर मौजूद नहीं है, जो नाकदीन है उनके अंदर मौजूद। एब्सोल्युटली। देखिए, मुझे बहुत पहले पड़ोसी मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में हम जाया करते थे। तो एक बड़ी पीस के सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स होती थी। आई वुड हैव टू से दिस, मुसलमानों का हाल अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कह। आप दिल्ली में चले जाएं, आप बॉम्बे में चले जाएं, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, और अब मोदी के आने के बाद, वो तो आप अच्छे दौर की बात कर रहे हैं। मैं अच्छे दौर की बात कर रहा हूं। उससे वर्स्ट हो गए हालात। अब हिंदुत्व का वो जो ऑनस्लॉट हुई है, 2 कौमी नजरिया जीता है। कायदे आजम की फिरासत, मुस्लिम लीग की फिरासत टाइम ने प्रूव की है। वो शुरू वाले वो जो हम जवाहरलाल नेहरू वाले इंडिया की बात करते हैं या एक सेकुलर इंडिया की बात करते हैं, वो बहुत बेहतर था। वो खत्म हो गया है। अब हिंदुत्व वाला इंडिया है। अब आपके सामने है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक डॉक्टर के निकाब को छीन रहा है, नोच रहा है पब्लिक आई के अंदर। तो मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम का जो विजन था, वो जो कायदे आजम भी हिंदू मुस्लिम के एम्बेसडर के लाए जाते थे। उनका पहला तो ये चैंपियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी 1916 के अंदर उनको ये खिताब दिया गया। बट ओवर द इयर्स जब कांग्रेस के साथ उनके पार्लेज होते थे, डायलॉग्स होते थे, तो रियलाइजेशन ये हुई कि इकट्ठा रहना मुश्किल है। 1920s पूरा कायदे आजम की कोशिश है कि अगर यूनाइटेड मामला हो जाए, को कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला निकल आए, उसके पर चले जाए, बट वो नहीं होता था। एंड अल्टीमेटली कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी है 1935 में इंडिया के अंदर, तो कांग्रेस ने फिर क्या किया है मुसलमानों के अंदर, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जसवंत सिंह ने बहुत बड़ी किताब लिखी थी, इंडिया में बड़ी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। आज हम फहद भाई एक आज़ाद रियासत होने के बावजूद जो हिंदुत्व सोच है, जो इंडिया की तासुबाना रवैया है, उसका शिकार होते हैं। तो उस वक्त क्या ही होता होगा, बिल्कुल दोनों कौमें एक साथ रह रही होती तो क्या होता। बहुत ही मुश्किल अमर था एक साथ रह पाना, जो कि कायदे आज़म को बहुत पहले ही समझ आ गई थी। और आज हम आज़ाद रियासत में बैठे हुए हैं, वक्त की कमी है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत बातें आपने की हैं। हम आज बहसीत कौम ये अहद कर सकते हैं, क्योंकि नए साल का आगाज़ होने जा रहा है, तो जो विजन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, जो रास्ता उन्होंने हमें अपनाने के लिए कहा, और जिस तरह से उन्होंने हमें एक राह दिखा दी है, अगर हम उस राह पर चलना शुरू कर दें तो पाकिस्तान को फिर उसी बुलंदियों पर ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उससे भी बुलंद हम कर सकते हैं अपनी एफर्ट से, उन तालीमात पे अमल करते हुए और उन अक़वाल पे अमल करते हुए, और हर किताब पे, हर टेक्स्ट बुक बोर्ड पे की जो किताब होती है, उसके ऊपर जो 3 लफ्ज़ लिखे होते हैं कायदे आज़म के, ईमान, इत्तिहाद और तंजीम, ये निचोड़ है उनकी तमाम ज़िंदगी का, जो उन्होंने बसर की और जो सबक वो हमें दे कर गए हैं। तो उस पर अमल करने की ज़रूरत है, फिर राहें खुलती जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की समत इस वक्त भी एक मस्बत डायरेक्शन में है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही तसल्ली बख्श बात है। और अब कुछ बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर की, जहाँ पे एक तारीख़ी कदम उठाया गया है, अहसन इक़दाम। और हम यकीनी तौर पे ऐसी चीज़ों की तारीफ़ भी करते हैं, उसे हाईलाइट भी करते हैं, और ऐसे इक़दामात की एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जहाँ खुसूसी बच्चों के लिए एक जदीद और बाकायदा स्कूल कायम किया गया है। जी हाँ, ये स्कूल ना सिर्फ तालीम का इदारा है, बल्कि उम्मीद, हौसले और खुलूस की अमली तस्वीर भी है। इस स्कूल में क़ुव्वत समात, क़ुव्वत गोयाई और दीगर खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए जदीद सहूलियात फ़राहम की गई हैं, जिनमें कंप्यूटर लैब है, मुफ्त
सफरी सहूलियात हैं, दीगर बुनियादी तालीमी सहूलियात शामिल हैं। तो ख़ास बात इसमें यह है कि इस मंसूबे के लिए कोई सरकारी फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर शिगर फैसल हयात गोंदल ने अपनी ज़ाती कोशिशों और अवामी ताउन के ज़रिए इसे हकीकत बनाया है। तो इस इक़दाम ने न सिर्फ तालीमी शमूलियत बल्कि एतमाद और खुद निसारी का भी एक पैगाम दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हयात गोंदल, असिस्टेंट कमिश्नर हैं आप शिगर से। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। गोंदल साहब, वैसे तो बहुत ही ऐसा इक़दाम है हुकूमतों के करने का काम, जो कि आपने इंडिविजुअली और फिर साथ अपने अवाम को मिलाते हुए एक स्कूल खड़ा कर दिया, और वो भी स्पेशल बच्चों के लिए। ये ख्याल कैसे आया और पाए तकमील तक कैसे पहुंचा फिर ये ख्याल? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी कि आपने इस अहम मौजू को उजागर किया। असल में ये आइडिया मुझे उस वक्त आया जब मैं शिगर में पहली दफ़ा पोस्ट हुआ और मैंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, और उस दौरान मैंने काफ़ी ऐसे बच्चों को देखा जो ना सिर्फ तालीम से मारूम थे बल्कि अपने घरों में महदूद थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार थे। उसमें उनको मजदूरी में लगाया हुआ था और उनके वालिदैन के पास वसाइल ना थे। तो इस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना कोई ऐसी काविश लेके आएँ जिसमें इन बच्चों को एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट भी दिया जाए और इसके साथ साथ एक कारामद शहरी भी बनाया जाए। तो चूँकि शिगर एक दूर अफादा इलाका है, यहाँ पे उस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैंने कुछ अपने दोस्तों, प्राइवेट डोनर्स और उनकी काविशों से एक स्कूल जो है वो आज से 2 से 3 माह पहले स्टार्ट करने का इरादा किया, जिसमें हमने ये कोशिश की कि हम पहले इनिशियल प्रोजेक्ट में कोई 20 बच्चों को इनरोल करें, उनको टीचिंग फैसिलिटीज़, उनको तमाम की तमाम सहूलियात और एक घर जैसा माहौल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें जी। तो अच्छा, ये काविश बल्कि जिस तरह से आज कायद डे भी है और हम बात भी कर रहे थे कायद के उसूलों पर अमल करने की, उनके अक़वाल पर अमल करने की, तो आप उसकी रोशन मिसाल हैं। और आप जैसे अगर और भी सरकारी अहदेदारान इसी रास्ते पर चल निकलें तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो सकती हैं, और हमें एक दूसरे का या आला हुकाम का या उनकी ग्रांट्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर भी ऐसी बहुत से सलाहियतें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं, और आपने इसको करके दिखाया है। चैलेंजेस क्या क्या रहे? वैसे तो आप एक अहम सरकारी ओहदे पर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी रुकावटें, बहुत से चैलेंजेस होंगे, तो वो चैलेंजेस क्या रहे हमारे नाज़रीन से अगर आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, इसमें अगर मैं चैलेंजेस को डिवाइड करूं तो सबसे पहले फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। क्या, जैसा कि आपको पता है, एक स्कूल को रन करने के लिए वहाँ पे सारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंसेस चाहिए। सेकेंडली, वालिदैन का रवैया जो है वो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था, इस वे में कि वो उन बच्चों को घर से बाहर निकालना नहीं चाहते थे। इस सिलसिले में मुझे उनके पास जाना पड़ा, उनको कन्विंस करना पड़ा, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉसिबल हुआ है कि वो बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। और आज कई वालिदैन खुद रब्ता कर रहे हैं कि जी इन बच्चों को यहाँ पे इनरोल करवाएं, लेकिन चूंकि फाइनेंशियल कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं है तो उनको हम फिलहाल जो है वो रोके हुए हैं। यही मेनली 2 चैलेंजेस थे जिसमें हमने जो है वो डिफ़िकल्टीज फेस की यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी इस वक्त आपके पास कितने बच्चे हैं जो ऑन रोल हैं और कितनी कैपेसिटी आपके स्कूल के अंदर मौजूद है? असातिज़ा किस तरह वहाँ पर आपने लाए हैं, क्योंकि इनके लिए स्पेशल, बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, असातिज़ा भी डिफरेंट होते हैं, तो वो सारा कुछ आपने किस तरह से किया? जी, इस टाइम पे हमारे पास ऑलमोस्ट 20+ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको हम 30 किलोमीटर के रेडियस में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ बियॉन्ड 30 किलोमीटर अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें मील, 1 टाइम मील भी दिया जाता है और हाइजीन फैसिलिटीज़ भी हैं। और जहाँ तक असातिज़ा की बात है तो यहाँ पे ऑलरेडी सरदू में सिटी में एक मेन स्कूल काम कर रहा था 2017 से। कुछ अपना हमने टीचर्स वहाँ से हायर किए हैं और कुछ लोकली टीचर्स जो हैं उनको उठा रहा है, ताकि हम अगर फ्यूचर में इसको एक्सपेंड करना पड़े तो ये लोकली जो टीचर्स हैं उनको हम अपने साथ मिलाकर स्कूल को और ज़्यादा एक्सपेंड करें। और मेरा ये टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर तक हम इसको 50+ ले जाएंगे, गिवन द फैक्ट कि हमारे पास अगर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं जी। अच्छा, फैसल भाई ये भी बताएगा कि बच्चे इससे पहले जो आपने सिस्टम शुरू किया है, स्कूल का आगाज़ किया, इससे पहले कहीं पे कोई तालीम, कोई उनकी ग्रूमिंग के लिए कोशिश नहीं हो रही थी, और अब जबकि वो आपके बनाए हुए स्कूल के अंदर आ रहे हैं तो उनके बच्चों के अंदर क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो कितना निखार ख़ुद में महसूस कर रहे हैं, और आप क्या देख रहे हैं उनके अंदर तब्दीली? जी बिल्कुल, बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पे बच्चों को और जानवरों को, खासकर इन बच्चों को सेम कैटेगरी में देखा जाता था। मैं जब विजिट करता था तो वो एक ही नल से वो पानी पी रहे होते थे, और उनके वालिदैन का जो रवैया है वो भी खासा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो आए हैं
तो एक बड़ा एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मिला है वहाँ पे। बच्चे खुद से सुबह तैयार हो के वो आते हैं, स्कूल से वापस नहीं जाना चाहते, जैसा कि दूसरे केसेस में होता है कि बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, बट इस केस में वो खुद ही विलिंग होते हैं और एक पैशन शो कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है और मजीद मुझे मोटिवेट भी करता है कि हम इसको और एक्सपेंड करें और तमाम बच्चों को लेके आएं। जी, बहुत ही खूबसूरत कदम आपने उठाया है और अल्लाह पाक इसमें आपको मज़ीद बरकत दे और मज़ीद आप इसी तरह से स्कूल खोलते जाएं और बच्चों के लिए काम करते जाएं। हुकूमती सतह पर आपने ट्राई किया कि आपको हुकूमत इसमें कंट्रीब्यूट करे, हेल्प आउट करे, क्योंकि असल में तो हर बच्चे को तालीम देना और उसको जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो क्या आपने गवर्नमेंट लेवल पर ये ट्राई किया कि आपको वहाँ से हेल्प आउट किया जाए? जी, इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं इब्रार अहमद मिर्ज़ा साहब, उनका स्पेशल इंटरेस्ट है इन स्पेशल बच्चों में। तो हमने प्रॉपर एक वर्किंग उसकी स्टार्ट कर दी है। ऑलमोस्ट हमारे पास 900 प्लस इस टाइम पे फॉर्मली जो बच्चे हैं वो स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, जिसके लिए हमने स्कूल का प्रपोजल दिया है, जिसमें उनको उनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटीज़ है उन पे भी काम करेंगे, उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होंगी और एक प्रॉपर जो हमने चैनल के थ्रू इसके लिए काम जो है वो शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह विद इन स्पैन ऑफ 1.5 ईयर हम देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसको या तो ओन करेगी या फिर इसको नया स्कूल यहाँ पे स्टैब्लिश अच्छा गोंदल साहब, यहाँ पर आप बता रहे हैं 900 के करीब अभी भी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिनको स्कूल की ज़रूरत है और ये स्पेशल चाइल्ड हैं। क्या वजूहात क्या है यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में स्पेशल बच्चों का होना, डिसेबिलिटीज़ होना इन बच्चों के अंदर? क्या पोलियो का शिकार हैं यहाँ पर बच्चे? किन वजूहात की बुनियाद पर ये बच्चे जो है वो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हुए हैं? जी, इसके लिए हमने पहले एक बेस लाइन सर्वे भी एक सोशल वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंडक्ट किया था, जिसमें पहली जो मेजर रीज़न है वो यहाँ पे कज़न मैरिजेस हैं और चाइल्ड मैरिजेस हैं, जिसकी वजह से वो जेनेटिक जो आपके पास एनॉमलीज आती हैं उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इन डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं। सेकेंडली यहाँ पे ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उसमें एक तो वाटर में टॉक्सिक मटेरियल्स की जो है वो तादाद बहुत ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे ओवरऑल जो रेज हैं उनकी वजह से ये सोसाइटी में थ्रू द इयर्स जो है वो ये तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कुछ NGOs के साथ राब्ते में हैं जहाँ पे हम कज़न मैरिजेस के हवाले से अवेयरनेस भी दे रहे हैं, प्लस और भी काम कर रहे हैं ताकि इसकी रूट कॉज तो जो है वो भी एड्रेस किया। बहुत ही ज़बरदस्त है ये तमाम इकदाम जो आप कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जदीद सहूलियात इस स्कूल में जो आपने बनाया है वो क्या क्या दी जा रही हैं? सिर्फ तालीम दी जा रही है या कोई हुनर भी सिखाया जाएगा ताकि आगे जो रोज़गार के मौके हैं वो इन बच्चों के लिए बेहतर मैसर आ सकें? बिल्कुल, इसमें बड़ी मजे की बात आपको मैं बताऊंगा कि 2 हमारे पास टीचर ऐसे हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन थे, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की और अभी वो यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं। तो मेरा एम ये है कि उनको खुद मुख्तार बनाया जाए। इस सिलसिले में हम पेंटिंग, उसके अलावा आर्ट्स, क्राफ्ट्स, उसके अलावा हम इसमें डिफरेंट जो प्रोजेक्टर के थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं। बट इट विल टेक सम टाइम कि अभी हम उनको सिर्फ वो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो बेस लाइन सेट हो सके कि वो अपने आप को एक इंसान समझना शुरू कर दें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उनको एक कारआमद और खुद मुख्तार बनाने की कोशिश करें ताकि ये जो विशियस सर्कल है इसको हम जो है वो ख़त्म कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद इस कामयाबी के ऊपर, जिस तरह से आपने एक सोच ली 3 साल पहले और फिर उसको कामयाबी से हमकनार किया आपने। माशाल्लाह से अल्लाह ताला और भी लोगों को इसी तरह से जोड़ता चला जाए और इसी तरह से इन बच्चों के लिए आप काम करते रहें। और वहाँ पर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बीड़ा उठाते हैं, जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि उन्होंने मुआशरे के अंदर सुधार पैदा करना है या खुद से ऐसे लोगों के लिए कोई काम करना है आगे बढ़कर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल हयात गोंदल साहब, असिस्टेंट कमिश्नर शिगर मौजूद थे और हमारे मुल्क को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो कि किसी भी मुफाद से मुबर्रा होकर आवाम के लिए काम करें। बिल्कुल, किसी का इंतज़ार किए बगैर कल के बजाय आज से काम का आगाज़ करें और हमें खुद ही ये बीड़ा उठाना होगा एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक पाकिस्तानी होने के नाते। और आज चूँकि दिन बहुत ख़ास है जो कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन, तो उनकी तालीमात पे अमल करने का या अपनी ज़िंदगियों को बदलने का आज मेरे ख्याल में सबसे बेहतर दिन हो सकता है। और साथ में नाज़रीन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कायद जमहूरियत का भी पैदाइश का दिन है जनाब, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनकी सेलिब्रेशन भी बर्थडे की जारी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ 76 बरस के हो गए हैं।
सदर मुस्लिम लीग नून को 3 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने का एजाज़ हासिल है। कश्मीरी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर को लाहौर में पैदा हुए, 25 दिसंबर 1949 को, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से तिजारत की तालीम उन्होंने हासिल की। फिर 1970 की दहाई के आखिर में सियासत का आगाज़ भी किया, जो कि पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून की तालीम हासिल वो उन्होंने की थी इसके लिए, और उनका जो करियर था, सियासी करियर, उसका आगाज़ बाकायदा 1981 में हो चुका था। बिल्कुल, और वज़ीर ख़जाना पंजाब की हैसियत से उन्होंने आगाज़ किया अपनी सियासत का, और बाद हमने देखा कि 1985 था 1990 वज़ीर आला पंजाब रहे, और 1990 था 93, और फिर 97, और फिर 99, और उसके बाद फिर हमने देखा 2013 से 2017 तक भी वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे। और आज उनका बर्थडे है, तो हमारी तरफ से उनको ढेरों मुबारकबाद। और भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में आपको याद होगा इशाल के 28 मई 1998 को जो 5 कामयाब धमाके करके मुल्क को दुनिया की 7वीं और इस्लामी मुल्कों की वाहिद एटमी ताकत बनाया था, तो वो एजाज़ भी नवाज शरीफ के सर ही जाता है। बिल्कुल जी, तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद उनको, इसी तरह से हज़ारों बहारें देखते रहें। ज़रा सी नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है, और पाकिस्तान की सरज़मीन में हमेशा हमें हर शोबे के अंदर इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं वो नज़र आते हैं। सिर्फ उन्हें निखारने की या उन्हें हाईलाइट करने की, उन्हें एक थपकी की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरत है, ताकि उन्हें मज़ीद इनकरेज किया जा सके, उनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारा जा सके। बिल्कुल जी, और आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान का तारुफ आपसे करवा रहे हैं जिसने कम उम्री में आलमी सतह पर क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में तारीख रकम की है। तो मोहम्मद अबाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी उम्र तो महज 17 साल है। वो दुनिया के सबसे कम उम्र गोल्डन क्यूबिस्ट्रोनॉट बन चुके हैं। और ये है क्या, ये टर्म किस लिए इस्तेमाल होती है, ये हम अबाबुर रहमान से ही जानेंगे, जिन्होंने 16 साल की उम्र में दुनिया के कम उम्र तरीन क्यूबिस्ट्रोनॉट होने का एजाज़ हासिल किया है। वेलकम टू शो कहेंगे अबाबुर रहमान आपको। किस तरह से ये एजाज़ हासिल किया आपने, और पहले ये टर्म हमारे नाजरीन को समझाइएगा कि ये प्रोग्राम है क्या बेसिकली। जी बिल्कुल, ये खिताब है, टाइटल है, जो कि क्लाउड नेटिव फाउंडेशन जो है, CNCF जो है वो देती है। इस तरह के दुनिया में सिर्फ 100 लोग हैं जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है। और क्यूबरनेटीज़ एक टर्म है जो यूज़ होती है, एक चीज़ है, एक टूल है जिसके ज़रिए हम सारी ऐप्स को रन करते हैं, गूगल को, फेसबुक को, इन सब को। तो जो इंसान क्यूबरनेटीज़ को मास्टर कर लेता है, क्यूबरनेटीज़ को समझ लेता है, उस पर काम करना जिसको आ जाता है, तो उसकी स्किल्स को शोकेस करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं। और जो इंसान ये 15 सर्टिफिकेशंस कर ले, उसे गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट का टाइटल दिया जाता है, जो कि दुनिया में तकरीबन 100 बंदे हैं, और वो सारे के सारे जो हैं सीनियर डेवलपर्स हैं, सीनियर इंजीनियर्स हैं, जिनका तजर्बा कम से कम 10 से 15 साल है। यही हम जानना चाह रहे हैं अबाबुर रहमान कि ये जो 10 से 15 साल का तजुर्बा रखने वाले लोग हैं, सीनियर इंजीनियर्स, ये कर पाते हैं, आपने इतने कम वक्त में कैसे कर लिया, ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, किसकी गाइडेंस थी, किसकी रहनुमाई थी कि इतने कलील वक्त में आप ये कर पाए? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि मुनासिब वक्त पे, राइट टाइम पे, राइट गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत इसमें अहम रोल है। तो मैं तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट अपने फादर को दूंगा, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँ। तो मेरी प्रायर एजुकेशन जो है वो सिर्फ O लेवल्स है, वो भी मैंने प्राइवेट घर में 3 माह में सिर्फ O लेवल्स किया। और उसके बाद मैंने नाफी इंटरनेशनल कॉलेज से 2 डिप्लोमास किए, जो कि UK की बैचलर्स के इक्विवेलेंट हैं। उसमें तो मैंने ये सारी क्यूबरनेटीज़ और AI के बारे में सीखा। आपने ये पाकिस्तान से सारी एजुकेशन और कोर्सेज अपने कंप्लीट किए? हाँ जी, मैंने पाकिस्तान से घर बैठ के पहले O लेवल किया, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन ये बैचलर्स की डिग्री जो है UK की ये हासिल की, इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमास करके। तो उन दौरान ही मैंने ये चीज़ें पढ़ी, इनमें अपना इंटरेस्ट पाया। ठीक है, इसके बाद आपका प्लान क्या है, क्योंकि गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट बनने का आपका ख्वाब तो पूरा हो गया, आप इसके बाद आगे क्या प्लान है? IT की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, या अपनी इसी कंप्यूटिंग की जो फील्ड है इसके अंदर कुछ करना चाहते हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करूँगा। मुझे इस कामयाबी के बाद काफ़ी ऑफ़र्स आई हैं, और मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, तो मुझे इस कम उम्र में ही
17 साल की उम्र में MSc में एडमिशन मिल चुका है यूके में। वाह, जबरदस्त। और उसका बस वीज़ा वगैरह प्रोसेस चल रहा है, तो इंशाल्लाह जनवरी फरवरी इंटेक में मैं यूके जाऊंगा और अपनी एजुकेशन मुकम्मल करूंगा। उसके बाद फिर AI में कोई मज़ीद पढ़ के कोई कंपनी या कुछ इस तरह का बनाऊंगा, जिससे ना कि सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन हो बल्कि एक पूरी दुनिया में मेरी एक पहचान बन सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस ढेरों फील्ड दुआएं, में। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस ज़बरदस्त इक़दाम जो आपने उठाया है। इतने कम वक्त में आपने ये कामयाबियां की हैं हासिल। साथ में जो यूथ, जो बच्चे क्यूबेस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका मशवरा क्या है? आगाज़ कहाँ से किया जाए, रहनुमाई कहाँ से ली जाए? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें वालिदैन का बहुत जो होता है किरदार होता है कि वो बच्चों को सिखाएं, उनकी तरबियत करें कि अपने इसको जो यंग एज में आपका दिमाग बहुत शार्प होता है, तो इसको अपनी जहानत को किसी नेगेटिव जगह पे इस्तेमाल करने के बजाय आप पॉजिटिव जगह पे इसको इस्तेमाल करें, कुछ चीज़ें सीखें। बेशुमार फील्ड्स हैं, कहीं से भी स्टार्ट ले लें। अब तो इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे, तो कहीं से भी स्टार्ट लिया जा सकता है और इसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और बंदों से जो इस फील्ड के हैं उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हों, उनसे गाइडलाइन लें, उनसे गाइडेंस लें, उनसे राब्ते में रहें। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये बस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब अबुर्रहमान ये भी बताइएगा कि ये आगे चल के ये किस फील्ड में आपको लेकर जाएगा और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या होंगी, क्या कुछ आप कर सकते हैं इसके बाद? जी बिल्कुल, फ़िलहाल जो है ये इस चीज़ का जो है इसको डेवऑप्स कहते हैं, जो ये फील्ड है बेसिकली डेवलपर्स टीम और ऑपरेशन टीम्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए डेवऑप्स लफ्ज़ यूज़ होता है। तो ये डेवऑप्स इंजीनियर का काम है। इसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं कि क्यूबरनीटीज़ बेसिकली है, मतलब हम जो असाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे ट्रैफिक ज़्यादा आ गई है हमारी गूगल पे या कहीं पे, अगर कोई मसला पेश आ रहा है, कोई चीज़ फेल हो रही है, तो उसको हम कौन सी रिसोर्सेज किसको देनी है, किस कंटेनर को, ये सारी चीज़ें बैक एंड पे तो सारा मतलब आने वाले मैनेज दिनों कर में सकते हैं। आप पाकिस्तान के लिए एक अलग गूगल भी बना सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स भी बना सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया, LLMs पे, जो जिस तरह चैट GPT है और इस तरह, तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, तरह बहुत की भी सी कोई दुआएं, चीज़ अल्लाह बनाई ताला जा आपको सकती है। कामयाब Good करे, luck। इसी तरह जम के मेहनत करते रहिए। और हमारे जो यूथ है उनकी रहनुमाई के लिए भी यकीनी तौर पे इस तरह के जो बच्चे हैं वहाँ से वो मशल रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और कुछ दीगर इशूज़ भी हैं जो कि शामिल करते हैं। एक मामला है दर्द का। मुख्तलिफ दर्द होते हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह से हम इस मौसम की बात करते हैं तो सर्दियों में पुराने दर्द भी जाग जाते हैं। एक उसमें से दर्द माइग्रेन भी है, आधे सर का दर्द भी इसे कहा जाता है, जिसको अमूमी तौर पे कहा जाता है कोई इलाज नहीं है, कोई उसका हल नहीं है। वजूहात क्या हैं और किस तरह से उस दर्द को कम किया जाए या मुस्तकिल से छुटकारा पाया जाए, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। माइग्रेन वैसे तो आम जुबान में इसको आधे सर का दर्द कहा जाता है। आजकल तकरीबन हर किसी के लिए ये एक आम मसला बन चुका है। बहुत सारे लोग इसकी शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि उन्हें आधे सर की दर्द रहती है। कुछ लोग इसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं, कुछ लोग जो मेडिकेशन पर चले जाते हैं, लंबी चौड़ी मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर एक लंबा अरसा तक वो मेडिसिन लेते रहते हैं। तो आखिर की इसकी वजूहात क्या हैं, क्या नुकसानदेह भी है ये दर्द, या फिर इसका इलाज भी मुमकिन है या नहीं? बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास जो कि आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद कयूम साहब, जनरल फिजिशियन हैं, माहिर अमराज दर्द। वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर साहब। हाँ जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपसे यही जानेंगे कि माइग्रेन बेसिकली है क्या और ये क्यों शुरू हो जाती है किसी को भी, और आधे सर का दर्द रहना क्या नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा? अब आधे सर के दर्द से मुराद या तो दाएं तरफ होगी या बाएं तरफ, दोनों में से कोई एक साइड पे होगी। ये आधे सर से मुराद ये नहीं है कि आगे, ये सामने और पीछे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये हाफ इस तरह है। जी जी। तो इसकी काफ़ी वजूहात हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा लाइफस्टाइल है और स्ट्रेस है। ठीक है। और ये स्ट्रेस सबसे बड़ी वजह है। ठीक है। तो स्ट्रेस के बारे में कहते हैं ना कि कुछ लोगों की हाइपर सेंसिटिविटी भी जो है उसकी वजह बन जाती है। तो आम लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर मैदे की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो गैसेस वगैरह के पेशेंट होते हैं, इनमें भी ये ज़रा मसला ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। स्ट्रेस में ये होता है कि जो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो लोगों की बातों को महसूस ज़्यादा करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जी
सर दर्द हो तो उसका इलाज कीजिए, कुछ लोग सर दर्द हों तो क्या कीजिए। तो वो मेरे एक दोस्त हैं आतिफ साहब, उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया था इस बात का। वो कहते हैं जी कि आपको अपनी डीलिंग स्किल जो है वो बेहतर करनी चाहिए, तो उससे आपकी जो है ना सर दर्द काफ़ी कम हो जाए। जो सर दर्द लोग हैं उनसे छुटकारा हासिल करने की तरकीब भी आपके पास होनी। जी जी जी, जी। तो डॉक्टर साहब अब इलाज की तरफ आते हैं हम। ये तो हमें पता चल गया स्ट्रेस, एग्जाइटी, मैदे की तज़ाबियत, बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं जो कि इसकी वजह बन सकती हैं। लेकिन अगर किसी को आधे सर का दर्द है, मिग्रेन है, तो फिर उसका इलाज क्या मुमकिन है? मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सकता है? कहाँ से आगाज़ होगा? इसमें देखें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जिस वक्त सर दर्द या आपको अटैक हुआ तो उसकी जो अलामात, मरकज़ी अलामात आती हैं, ये जो मिग्रेन के पेशेंट होते हैं इनको पता चल जाता है। उससे पहले उनके अंदर अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। मतली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, उनको बोझलपन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ना उनको अंदाज़ा हो जाता है जो पेशेंट्स हैं कि अब मुझे वो मिग्रेन का अटैक होने वाला है। अच्छा। ठीक है। एक तो उस वक्त का इलाज है। उस वक्त के इलाज में तो दर्दों की कोई भी आप दवाई दे सकते हैं। इसकी जो दवाई है सोमाट्रिप्टन के नाम से आती है, पैरासीटामोल के साथ मिला के ले सकते हैं। ये तो हो गया वक्ती इलाज। ठीक है। मुस्तकिल इलाज जो है उसकी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन ये है कि चाइना का एक इलाज है एक्यूपंक्चर, जिसके साथ ये इसका मुस्तकिल इलाज हो सकता है। होता क्या है कि सर के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो जो नॉर्मल उनका साइज़ होता है उससे ज़्यादा फूल जाती हैं और उनमें सोजन आ जाती है। ये इसकी असल वजह होती है। बेसिक पीछे काज कोई भी हो, लेकिन होता यही है कि नालियाँ फूल जाती हैं। अब ये है कि उन नालियों को अगर आपने सुकून देना है तो उसकी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में ये है कि एक तो ये है कि आप अपने आप को पुरसुकून रखें, कोशिश करें गुस्से में ना आएँ, अपने मामूलात ठीक रखें, नींद अपनी ठीक रखें। और जो इस्लाम का असूल है कि एक तो रात को आपने नींद पूरी करनी है, दूसरा दोपहर को अगर आप हो सके तो कैलुला थोड़ा सा शॉर्ट नैप ज़रूर लें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर इसमें आपकी ग़िज़ा का बड़ा रोल है। उसमें भी अगर आप देखें तो इस्लाम का असूल ये है कि मैदे के 3 हिस्से करें। एक हिस्से में ठोस, एक हिस्से में पानी और एक हिस्सा जो है वो खाली रखें। अच्छा। अब आप अगर गौर करें कि 1500 साल पहले इस्लाम ने ये चीज़ बता दी है। अब आके साइंस ने बताया कि मैदा इस तरह की शक्ल है, जब उसने ग़िज़ा को हज़म करना है ना तो उसने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब अगर आपने पूरा मैदा भर लिया तो मूव ही नहीं करेगा, वो मूव ही नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आपने 1/3 हिस्सा खाली रखा तो वो मूव कर सकेगा। उसके इफेक्ट्स आपके, वो जो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जी गैस मेरे सिर नू चढ़ गई, तो वो फिर कैफियत नहीं होती। इसलिए ग़िज़ा का जो है ना इलाज में और प्रिवेंशन में बहुत ही ज़्यादा रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार अगर खुदा न खास्ता ये माइग्रेन का मर्ज़ लाहक हो जाए तो फिर इससे छुटकारा मुमकिन है? फिर आपको अद्वियात का सहारा लेना ही पड़ेगा? अद्वियात आपको एमरजेंसी जब आपको अटैक है उसी वक्त लेनी है। रूटीन में इसकी कोई दवाई नहीं है। जो मैंने पहले जैसे बताया कि एक्यूपंक्चर से वो चीज़ ठीक हो जाती है। एक्यूपंक्चर में क्या सुइयाँ? जी, सुइयाँ लगती हैं सर में? हाँ, सर में भी लगती हैं, बाकी जगहों पे भी लगती हैं। पेनफुल होगा काफ़ी? नहीं, वो सुई लगने की दर्द होती है, बाकी कोई इतना मसला सुई लगने पूरी की बॉडी पे, टांगों पर, पाँव पर भी वो थेरेपी एक प्रॉपर की जाती है। बहुत ज़्यादा सुइयाँ नहीं लगती। आप ये ना समझें कि सारा जिस्म। नहीं, मैंने एक्चुअली लगते हुए देखी हुई है तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि टांग पर भी 5 या 4, 5, 6 सुइयाँ लगती हैं। और सुई लगने की ही कितनी देर तक? आधा घंटा लगती है बस। अच्छा, वो एक बार का ट्रीटमेंट होगा या मुस्तकिल उससे? नहीं, ये 3-4 महीने का ट्रीटमेंट होता है। मरीज हफ्ते में 1 दफ़ा आता है और ये अच्छा ठीक है, वो आपको करवाना पड़ता है। हाँ जी, पूरा कोर्स उसका, लेकिन सारी उम्र के लिए जान छूट जाती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि एक दफ़ा किसी को माइग्रेन शुरू हो गया तो फिर वो जान नहीं छोड़ता और एक लंबे अरसे तक चलता रहता है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं, अगर आपके दिमाग के अंदर नालियाँ फूल जाएंगी, बार बार ऐसा हो रहा होगा, तो क्या वो नुकसानदेह भी है? फटने का खदशा भी होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमने सुना कि हाइपर ब्लड प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा फट गई या फिर कोई ऐसा नुकसान भी हो जाता है, उठाना पड़ता है उन्हें। इस हवाले से बताइएगा। और एक बाम भी आती होती है जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड है और बाहर से आती है, जिसको स्नफ करने से आपकी जो वेसल्स हैं वो पुरसुकून हो जाती हैं, आपका ब्रेन पुरसुकून हो जाता है। तो वक्ती तौर पे आपको माइग्रेन से भी सुकून मिल जाता है, आपकी दर्द सर में हो रही है तो वो भी, उससे भी रिलीफ मिल जाता है। तो क्या वो भी तरीका इलाज हो सकता है? नहीं, हम बाम रिकमेंड नहीं करते।
जो आप देखें कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इसका जो है ना, जो लेडीज़ का आपने देखा है, वो सर के ऊपर दुपट्टा बांध लेती जी जी जी। ये एक कॉमनेस्ट मेथड है। लेकिन ये है कि जो दूसरी बात आप कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन परमानेंट कोई क्योर वाली अभी तक मेडिकल साइंस में अभी तक कोई दवाई नहीं, मेडिसिन नहीं है। और आप बता रहे हैं कि ये दुपट्टा बांधने वाला ये जो थेरेपी है ये मुफीद है, ये फ़ायदा इफेक्टिव है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिसको आप अगर प्रेस करें वो तो वही अकुपंक्चर पॉइंट है ना, है। जहाँ आपने सुई नहीं लगाई, आपने उनको प्रेशर दे दिया तो अकुप्रेशर हो गया। ओके ठीक है। अच्छा, एक जो मुख्तलिफ आपने वजूहात बताई उसमें से एक नींद भी तो है, नींद का पूरा ना होना। वो मैंने अभी बताया है ना, रेस्टलेसनेस कि नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। और दूसरा ये जो असल बात है, ये बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इसलिए रहा है कि हमारे जो है ना, ये लाइफस्टाइल हमारा ठीक नहीं है। ये जो आपकी ग़िज़ाएँ हैं, बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, टमाटर है, आलू है, ये प्याज है और लहसुन है, ये ऐसी चीज़ें, और ये जो फास्ट फूड मिलता है, ये सारी चीज़ें, ये जो स्टिमुलेंट है, प्रोसेस्ड फूड, और इसमें एक और चीज़ देखी गई, ये जो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और ये हम लोगों ने बाकायदा ट्रायल्स किए हैं कि कुछ मरीज़ों के कार्बोहाइड्रेट बंद करके देखे हैं, उनमें उनके अटैक्स की शिद्दत बहुत कम हो गई। तो कार्बोहाइड्रेट का भी इस्तेमाल कम किया जाए तो बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, दीगर कुछ ममालिक के अंदर फ्रेगनेंस थेरेपी भी दी जाती है मिग्रेन के जो पेशेंट होते हैं उनको, लाइक लेवेंडर की खुशबू, इस तरह की फ्रेगनेंसेज इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे उनका जो जहन है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा मिग्रेन का शिकार हो रहे हैं या उन्हें किसी किस्म की एग्जाइटी है, तो वो उसको काम एंड कूल करने के लिए, प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए भी डिफरेंट किस्म की फ्रेगनेंसेज इस्तेमाल की जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये किया जा रहा है, ये थेरेपीज इस्तेमाल की जा रही हैं, सिर्फ सुइयाँ जो हुई जा रही हैं अभी तक? नहीं सुइयाँ नहीं, इसमें अगर आप दूसरी इफेक्टिव मेथड आप कहें तो वो मेडिटेशन का है, जिसको, और ये मज़हब में भी है मुराकबा। ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप देखें कि कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें मुराकबे का ना हो। तो इस्लाम में अगर आप देखें तो 1,24,000 पैगम्बर जो आए हैं, उन सब की जिसकी भी हिस्ट्री मिलती है, वो अपनी लाइफ में मुराकबा करते थे। तो ये मुराकबा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। मुराकबे का थोड़ा तरीका अगर आप बता सकें हमारे देखने वालों को, क्या होना चाहिए? तरीका ये होता है कि इसमें एक तो है ना रिलीजियस, एक होता है जनरल मुराकबा जो जिससे हम स्टार्ट लें। जी ज़रूर। उसमें तरीका ये होता है कि पहले आप चाहे लेट के कर लें या बैठ के कर लें। ठीक है। और कमरा पुरसुकून होना चाहिए, तरह की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और लाइट कम से कम होनी चाहिए, और अपने आप को आप बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठ जाएं या लेट जाएं। आपने सर से लेकर पाँव तक अपने आप को रिलैक्स करना होता है, जैसे योगा में भी करते हैं। जैसे योगा में भी करते हैं, लेकिन इसमें आपने अपने आप को कमांड देनी होती है। अच्छा। कमांड इस तरह देनी है कि आप अपने सर से शुरू करें और सोचें कि मेरा जहन जो है वो खाली है, किसी तरह का मुस्बत मनफी, आंखें बंद करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी तरह का भी मुस्बत मनफी कोई ख्याल नहीं है। अल्लाह का तसव्वुर करना चाहें तो सबसे अच्छा है। उसके बाद ये है कि आप अपनी आँखों का सोच लें कि मेरी आँखें भी पुरसुकून हैं, उसमें कोई सख्ती नहीं है, बिल्कुल ढीली हैं। चेहरे का तसव्वुर कर लें। उसके बाद गर्दन का तसव्वुर कर लें कि गर्दन से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी का तसव्वुर करें कि मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है उसके ऊपर किसी तरह का कोई बोझ, कोई स्टिफनेस नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। फिर इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं उनका सोच लें। फिर उसके बाद कंधों का सोच लें, कंधों से फिर बाजुओं की तरफ आएँ। एक एक ऑर्गन का ना आपने तसव्वुर करना। माइंड थेरेपी है, सब कुछ कमांड्स माइंड से कमांड, हाँ, आपने खुद ही देनी है। तो उसके बाद हाथों का तसव्वुर कर लें, हाथों को सीधा ऐसे उल्टा जिस तरह भी आपको कंफर्टेबल है उस तरह रख लें। यहाँ कंफर्टेबल है, साइड पे कंफर्टेबल है, तो अपने आप को पूरी तरह से आपने रिलैक्स करना है और कुछ देर के लिए एक अंधेरे और खामोश कमरे में लेकिन आप अपने आपके जो आज़ा हैं उनका भी तसव्वुर करना है कि मेरा दिल पुरसुकून चल रहा है। मतलब आपका दिमाग आपकी पूरी बॉडी को कमांड दे रहा है और आप रिलैक्स करते चले जा रहे हैं, आपका हर ऑर्गन उसके अंदर रिलैक्स कर रहा है, और ये बड़ी अच्छा तरीका इलाज हो सकता है। उसके बाद थोड़ी सी कमी है, इसलिए आपके साथ में थोड़ा वक्त की कमी। आखिरी पॉइंट बता दूं। जी ज़रूर। हाँ, वो आखिरी पॉइंट ये है कि जब आपने कर लिया ना, उसके बाद आपने अपने जिस्म को एक और कमांड देनी है कि मेरा पूरा जिस्म रिलैक्स है, और साथ फिर आपने अपने आप के जो सांस है ना उस पर फोकस करना है। ठीक है। और इसमें जब मुराकबा करते हैं तो सांस आपने पेट नाक से लेकर और पेट इनहेल और फिर इनहेल करें तो पेट बाहर आए,
और एक्सहेल करें तो पेट अंदर जाए, तो वो सांस पे फोकस करना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मुफीद मशवरे दिए, दवा भी बताई और थेरेपीज़ भी बताई। उम्मीद करते हैं इस पर अमल करते हुए आधे सर का जो दर्द है माइग्रेन, इससे छुटकारा मुमकिन हो पाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छी खुराक, अच्छा लाइफस्टाइल और पूरी नींद। और अभी आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स नेट को वुसअत देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए 1,74,000 मजीद नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि इनमें से बेशतर अफराद को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, जबकि इस फहरिस्त में जो घरेलू खवातीन हैं उनके नाम भी शामिल किए गए हैं और अब ID कार्ड के ज़रिए उनको नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। अरे वाह, ये अब कितनी अच्छी खबर है या बाइस तशवीश है। घरेलू ख़वातीन किस तरह से फाइलर बन पाएंगी, क्या करना होगा और अगर नहीं बनती तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। FBR का बहरहाल ये कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेज़ात के साथ गुज़िश्ता 3 साल के टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएं, जबकि शनाख्ती कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन और घरों पर नोटिस की तरसील का अमल भी जारी है। और क्या कुछ किया जा रहा है, हमीदुल्लाह खान साहब माहिर अमूर टैक्स हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आपको वेलकम कहेंगे। ये जो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन ख़ास तौर पे, उनको भी टैक्स नेट का हिस्सा बनाया जा रहा है, ये कानूनी तौर पे कितना मौसर साबित रहेगा और FBR को, मुल्क की मईशत को, ख़जाने को इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कायद डे की जो है ना पूरे कौम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो खान साहब। इस वक्त थैंक यू सर। इस वक्त जो है ना अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं दैट इज ऑलमोस्ट 12.7 मिलियन, 12.7, 1,27,00,000 के करीब जो है ना रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। लेकिन जिसमें से जो टैक्स रिटर्न जिन्होंने जमा करी हैं वो है कोई 7.8 मिलियन, जो कि कोई 60% बनते हैं। तो सबसे पहले तो FBR को ये जो तकरीबन 50 लाख लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और रिटर्न नहीं जमा कर रहे, सबसे पहले तो उनकी इंश्योर करना चाहिए FBR को कि वो लोग रिटर्न जमा करें और अपना जो एक माहौल है वो दोस्ताना और बिजनेस फ्रेंडली और इकोनॉमिक फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि लोग अपनी रिटर्न जमा कराएं, ना कि हरासमेंट फील करें और इसमें ना आए। दूसरा है कि टैक्स जो होता है वो इनकम के ऊपर होता है और रिटर्न के लिए जो सर्टन लिमिट्स है ना, उसमें एक तो ये है कि आपकी जो है वो इनकम हो टैक्सेबल, दूसरा ये है कि आपकी जो एसेट्स हैं वो हो। अब घरेलू जो खवातीन हैं उनकी इनकम तो नहीं होती, उनको उनका हस्बैंड की तरफ से या उनके किसी भाई की तरफ से या बेटे की तरफ से उनको सर्टन अगर अमाउंट आ रही है थ्रू बैंक्स, तो ये भी यानी देखना चाहिए FBR को कि किसी को बिना वजह तंग तो नहीं किया जा रहा है कि एक माँ को या एक बहन को उसका भाई या बेटा पैसे दे रहा है घर के खर्च चलाने के लिए, तो ये ना हो कि हम उसको भी नोटिस भेज देंगे कि आप टैक्स का हिस्सा है। और ये बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, यही सवालात हैं जो कि इस वक्त उठ भी रहे हैं कि FBR इसको मुनसिफाना और शफाफ तरीके से टैक्स जो है वो कलेक्शन अगर करे तो इसमें तो कुछ मज़ायका नहीं है, गलत नहीं है। अगर हम देखें तो दीगर ममालिक के अंदर भी हर बंदा टैक्स नेट के अंदर होता है, चाहे उसकी आमदन ज़्यादा है या कम है। यहाँ पर जो भी ID कार्ड के थ्रू भेजे जा रहे हैं उनको नोटिसेस, उसमें घरेलू खवातीन भी हैं, उसमें रेडी बान भी हो सकता है, उसमें एक मजदूर भी हो सकता है, तो उनको टैक्स नेट में किस तरह से लाया जाए और वो किस तरह से अपनी जो असासे हैं वो शो करेंगे या किस तरह से वो अपने आप को टैक्स नेट के अंदर लाएंगे, ये भी तो थोड़ा सा हमारी सूरत हाल को या पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए थोड़ी सी SOPs बनानी चाहिए, नहीं समझते आप? देखिए ऑलरेडी जो टैक्स रिटर्न है ना वो एक प्रोफेशनल जो बंदा है ना, जिस तरह हम कंसल्टेंट हैं, हमारे लिए उसको कंप्लीटली समझना और उसको इंश्योर करना, कंप्लायंस करवाना मुश्किल है, तो एक आम बंदे के लिए जो है ना वो नामुमकिन। तो बेसिकली तो जो मैं पहले अभी बात कर रहा था ना कि डिफरेंशिएशन करनी चाहिए कि उस बंदे की रियल इनकम है भी या नहीं है। अब किसी को घर की तरफ से कोई पैसे मिलते हैं वो देखे जो बंदा दे रहा है, अगर वो टैक्स में नेट में है तो वो जिसको मिल रहे हैं ना उसकी तो वो इनकम नहीं है, वो तो एक ही पैसा है जिस पे टैक्स ऑलरेडी पेड हो चुका हुआ है और वो उस बंदे को मिल रहा है घर के खर्चों के लिए या किसी और बात के लिए या किसी सेविंग के लिए। तो अगर जिस बंदे ने पैसे दिए हैं वो टैक्स नेट में है तो उसको जो पिछली जो चेन बन रही है उनका तो वो यानी बनता ही नहीं है कि उनको टैक्स नेट में लेके आया जाए। दूसरा जो है आपकी तवज्जो तो खान साहब ये टैक्स नोटिसेस भिजवाने से पहले बेहतर नहीं था कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस तो दी जाए? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि कंसल्टेंट के लिए टैक्स रिटर्न्स फाइल करना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा ट्रिकी है, तो एक आम शहरी को तो इसका नॉलेज भी नहीं है, तो क्या उससे पहले कैंपेन्स नहीं चलाई जानी चाहिए, उससे पहले उनको अवेयरनेस नहीं देनी चाहिए या पहले डायरेक्टली नोटिसेस भिजवा देना सही रहेगा, जिस तरह से FBR का तरीक़ाकार है और अभी भी FBR की जानिब से किया जा रहा है, ID कार्ड्स के ऊपर नोटिसेस घरों में भिजवा जा रहे हैं?
बेहतर तो आप जो बात कह रही हैं इससे बेहतर कोई हल ही नहीं है कि आप लोगों को एजुकेट करें, लोगों को इंश्योर करें कि उनको पता हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट काम है और ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तब जाके लोग आए। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोगों को हरास करें, लोगों को जो है ना तकलीफ में डाल के जो है ना एक नेट का हिस्सा बनाए, इकोनॉमी का हिस्सा बनाए। बेहतर तो ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि ये जो आप पैसा दे रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि ये इतना टैक्स कटा हुआ है, ये इस डेवलपमेंट पे लगा है, आपकी हेल्थ पे लगा है, आपकी एजुकेशन पे लगा है, ताकि लोगों को उसमें जो है ना कोई तकलीफ ही ना हो कि मैं ये पैसा दे रहा हूँ वो मेरे पे ही लग रहा है, मेरे पाकिस्तान पे लग रहा है। अब जो अलमिया क्या है कि लोग ये समझ, जिस तरह FBR के जो है कोई 1 साल हो गया 1100 के करीब जो है ना नई गाड़ियां दी गई, उसके ऊपर एक जो है ना रिपोर्ट होनी चाहिए, पब्लिक करनी चाहिए कि जी हमने ये जो पब्लिक पैसा था लगाया था उससे ये बेनिफिट हुआ है नेशनल इकोनॉमी को, तो लोग खुद ब खुद नेट का हिस्सा बनेंगे। अगर आप इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज बनाएंगे और लोगों को तंग करने की पॉलिसीज बनाएंगे, हाँ, लेकिन तो ज़ाहिर है एक चीज हमने खान साहब ये भी देखी है कि एक आम मुलाजमत पेशा शख्स, कुछ छोटा मोटा कारोबारी, वो तो FBR के रडार पर होता है, हदफ पर होता है, लेकिन जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं जो अरबों रुपए के कर्जे लेते हैं वो उनको माफ़ करा लेते हैं, कौमी ख़जाने पे भी बोझ पड़ता है और डिफ़ॉल्टर भी होते हैं, और उसमें से फिर वो उनका नाम नैब में या इवन किसी तहकीकाती इदारे की रडार पर आ भी जाए तो थोड़ा बहुत साजबाज करके फिर से वो छूट भी जाते हैं। तो ये जो आम यूज़र है, ये छोटा आम शहरी है, उसके लिए तरीकाकार क्या होना चाहिए? और ये 3 साल की जो टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की शर्त आयद की गई है, ये प्रैक्टिकल लगती है आपको? ये हो पाएगा अमली तौर पे? नहीं, मैं तो अभी पहले आपको बताया ना कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन तो वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स रजिस्ट्रेशन कराई है, टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराई है। अब आप 1.5 लाख लोगों को जो है ना नोटिस भेज के 50 लाख की फिगर बढ़ी है या 1.5 लाख बढ़ी है, तो ये तो बिला वजह की जो है ना एक वो मैं वही कह रहा हूँ कि हरासमेंट और करप्शन की तरफ जो है ना बात चलेगी। और दूसरा है कि हमारे जो पॉलिसी मेकिंग और पावर सर्कल जो है उसमें वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी अपनी रिटर्न नहीं जा रही है। तो आप तो पहले तो वहां से इंश्योर करें कि जो टॉप टू बॉटम आए ना, जब ऊपर से सारा कुछ सही हो जाएगा नीचे लोग तो खुद ब खुद ही करेंगे, उनको तो किसी वक्त भी आप पकड़ सकते हैं। तो खान साहब, फिर ये जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि हरासमेंट है, इसको क्या FBR को जो बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा समझा जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां पर चाहेगे ये लाठी चलाएगा FBR और जिससे चाहेगा टैक्स वसूली की जाएगी, जिसको चाहेगा छूट दे दी जाएगी? बिल्कुल इसी तरह हो रहा है ना। अभी अगर फील्ड में जाएं आप, बिजनेसमैनों से आप लोग मिलते हैं, आपके चैनल पे भी दूसरे मीडिया पे भी आ रहा है, ठीक है, किसी की जो है ना दुकान कमी है।